Hello everyone, welcome to ISPCS Mentor. I am Brijesh. Again, warm welcome to The Hindu Daily News Analysis dated 27th of जुलाई। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी ऊर्जा तत्परता के साथ अपने एग्जाम में लगे होंगे। और इसी आशा के साथ आज के जो इम्पोर्टेंट करंट डेवलपमेंट है उसका स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ कौन सी है जो आपकी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती है। और एक चीज़ और दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि यहाँ पे तो हम ये हिंदी मेरा पीडीएफ है वो हिंदी मीडियम में सेलेक्ट किया हुआ है। और इसका इंग्लिश वर्जन भी और हिंदी वर्जन जो भी न्यूज है उसका एक डिटेल एज आ मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट में होलिस्टिक मैनर पे डेवलप किया हुआ ये पीडीएफ हमारे इसके जो आईएसपीसीएस मेंटर जो टेलीग्राम चैनल है उस पे अवेलेबल है। और इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और दोस्तों, आप ये भी है, आपसे मैं आपकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उसको जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहता हूं। और जैसा भी है आपको लग रहा है, अगर आपको ये लगता है कि इसको और अच्छा बनाया जा सकता है तो प्लीज़ अपने जो प्रीशियस बातें हैं वो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, जिससे इसको और इम्प्रूव किया जा सके और आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और जो इस सेशन को और अच्छा बनाया जा सके। तो स्टार्ट करते हैं, हम आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देख लेते हैं। तो जो पहली न्यूज़ होती है ये है सरकार की तरफ से बताया गया है कि 219 जो प्रस्ताव भेजे गए हैं रिगार्डिंग हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति से रिगार्डिंग उस पर विचार किया जा रहा है। दूसरी जो न्यूज़ बन जा रही है वो आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति की आधारशिला है, वो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने कहा है। थर्ड न्यूज जो है, अभी भारत को एक अब कितनी 43वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिली है असम के साई दफन के टीले को, उसकी मान्यता प्राप्त हो गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे पेरिस ओलंपिक के बारे में, उसकी कुछ बेसिक बातों को देखेंगे। अगली न्यूज होगी जो एक न्यूज है, इंपोर्टेंट न्यूज है, डॉक ऑक्सीजन, इसके बारे में देखेंगे ये क्या है। और एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे बंगाल की खाड़ी का एक नया प्रयास। और आज से दोस्तों हम स्टैटिक पार्ट को भी कवर करेंगे, क्योंकि आपकी एग्जाम के लिए मैं डेली 5 से 10 मिनट आपकी स्टैटिक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके जो एग्जाम में आते हैं उनको भी कवर कराएंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइगर रिजर्व, आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की जो पहली न्यूज है उसको उस पे देखते हैं। तो जो पहली न्यूज है, 219 प्रपोजल्स फॉर हाई कोर्ट जजेस अपॉइंटेड आर बीइंग प्रोसीड सेंटर, ये सेंटर ने कहा है कि 219 जो हाई कोर्ट जजेस के प्रपोजल हैं उस पे आगे हमने विचार कर रहे हैं। अब दोस्तों ये तो न्यूज हो गई। अब इतनी न्यूज आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है उसको जानना जरूरी है। तो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए तो सबसे पहले ये जानना होगा कि जजेस की नियुक्ति का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, संवैधानिक जो नियम क्या है। दूसरी चीज इनकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है। तीसरी चीज इनका प्रोसीजर क्या होता है। तो इस तरीके से जो आप स्टडी करते हैं तो आपके स्टैटिक के साथ साथ और आप स्टैटिक और साथ में करंट डेवलपमेंट भी उसमें ऐड ऑन हो रहा है। ये पढ़ाई का मेथड आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम हो चाहे मेंस एग्जाम दोनों के लिए यूजफुल होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम संवैधानिक प्रावधान अगर देखते हैं तो हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान की बात कर रहे हैं। सॉरी, ये क्या सेलेक्ट हो रहा, हाँ, संवैधानिक संवैधानिक प्रावधान देख ले रहे हैं, संवैधानिक प्रावधान। तो आपको पता है कि रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का कहां पे है, आर्टिकल अनुच्छेद 124 में वर्णन है, आर्टिकल 124 में वर्णन है। वहीं जब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो जजेस के रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट की बातें कहां पे है, आर्टिकल 217 में है, आर्टिकल किसमें 217 में है, 217 में हुआ। ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब इसमें भी हम आगे बात करेंगे इसमें क्या है, क्या बातें की गई हैं, तो इसकी बात करेंगे। अगर हम यहीं पे अगर हम बात करते हैं, यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं कि जो 124 में क्या कहा गया है, 124 में अनुच्छेद 124 जो सुप्रीम कोर्ट से रिगार्डिंग है ना, उसमें क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होंगे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय किसके, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसके, न्यायाधीशों के, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करेंगे। किसके, इसमें किसके, कंसल्टेशन के साथ जो मुख्य चुनाव आयुक्त, सॉरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश प्लस अदर जो जजेस हैं उनके विचार के बाद, उनके विचार के बाद क्या होगी, नियुक्ति होगी, ये बात हो गई। और इसी में आगे 217 में क्या प्रोविजन है कि 217 किसकी बात कर रहा है, हाई कोर्ट हमने बताया ना। तो राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। तो यहां पे बात कर लेते हैं कौन, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे किसके परामर्श से,
तो भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उस संबंधित राज्य के राज्यपाल मतलब उस राज्य के जो गवर्नर होंगे, और प्लस उस राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जो क्या होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, उनके परामर्श के बाद नियुक्ति करेंगे। तो हाई कोर्ट की जजेस की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उस संबंधित राज्य के गवर्नर प्लस उस राज्य के जो चीफ जस्टिस होंगे उनके परामर्श के बाद क्या होंगे, नियुक्त किया होंगे। तो ये हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लिया, 124 में सुप्रीम कोर्ट का और 217 में हाई कोर्ट का। अब आगे हम दोस्तों बात करते हैं, आगे दोस्तों बात कर लेते हैं, हमने बताया था ना कि इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो जाएगा। तो आगे हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, एलिजिबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं कि योग्यताएं क्या होनी चाहिए। योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो योग्यता में सबसे पहले हम किसके देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की, न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता होंगी, न्यायाधीश बनने की योग्यताओं को देख लेते हैं। बनने की योग्यता देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी को देखते हैं, योग्यता देखते हैं। तो सबसे पहली योग्यता क्या होनी चाहिए दोस्तों, क्या होने चाहिए, वो भारत के नागरिक हो। तो पहली तो बात यही आ जाती है कि क्या हो, भारत के नागरिक हो। पहली तो बात ये हो गई कि भारत के नागरिक हो। और ये भी बात, जो योग्यता है कहां पे लिखी गई ये भी पता होना चाहिए। तो आर्टिकल अनुच्छेद 124 3 में योग्यता की बात की गई है। और कम से कम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय, कम से कम कितने, कम से कम 5 वर्षों तक, कम से कम कितने, 5 वर्षों तक, 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे हो, हाई कोर्ट के जज रहे हो, हाई कोर्ट के जज रहे हो। एक हाई कोर्ट हो सकता है, या लगातार एक से ज्यादा भी, एक भी हो सकता है, और एक से ज्यादा भी लगातार 2 या 2 से अधिक में भी हो सकते हैं, जज रहे हो, ठीक है। या कि वैकल्पिक, या कि हम बात कर रहे हैं या तो कम से कम 10 वर्षों तक, या कि कम से कम कितने, कम से कम 10 वर्षों तक, 10 वर्षों तक वो क्या रहे हों, 10 वर्षों तक एज ए अधिवक्ता रहे हों, अधिवक्ता रहे हों, या लगातार 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में, या दो से अधिक भी हो सकते हैं, अधिक हो सकते हैं, ये बात हो गई। और अंतिम योग्यता क्या हो कि या तो जो राष्ट्रपति के हिसाब से क्या हो, ये कोई विधिवेत्ता हो। ये तो हो गया हमारा प्रोविजन, किससे रिलेटेड हो गया, एलिजिबिलिटी हो गई, किसके लिए, हाई कोर्ट के जजेस की क्या एलिजिबिलिटी होगी। अब इसी तरह की एलिजिबिलिटी किसमें भी हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर कि हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में हाई कोर्ट के जज अपॉइंट होने के लिए, हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या योग्यता होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक्स है, आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम हो या मेंस के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देख लेंगे, कम से कम व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद संभाला हो, कम से कम क्या हो, 10 वर्षों तक, 10 वर्षों तक क्या रहे हो, 10 वर्षों तक क्या रहे हो, न्यायिक पद पे रहे हो, न्यायिक पद में रहे हो। पहली बात तो ये हो जाती है, या तो 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय के, या तो कम से कम 10 वर्षों तक, यही बात हो गई, कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रहे हो, किसी हाई कोर्ट के क्या रहे हो, अधिवक्ता मींस एडवोकेट रहे हो कम से कम 10 वर्ष तक। या व्यक्ति को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत नामांकित होना चाहिए, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसमें नामांकित होना चाहिए, नामांकित होना चाहिए। ये हो गया किसकी दोस्तों, ये हो गया हाई कोर्ट के जज अपॉइंट होने की एलिजिबिलिटी हो गई। अब हम बात करते हैं कि जो ये अपॉइंटमेंट होता है, ये जो क्या इसकी किसके थ्रू होता है, किसकी सलाह पे होता है दोस्तों, तो कॉलेजियम के सलाह में होता है। किसके सलाह में होता है, कॉलेजियम के सलाह में होता है। अब बात आती है कि क्या कॉलेजियम का उल्लेख भारतीय संविधान में है, तो ये बिल्कुल दोस्तों भारतीय संविधान में इसका उल्लेख बिल्कुल नहीं है। ये किसके है, ये भारत के सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से क्या है, आविष्कार है, ये सुप्रीम कोर्ट का आविष्कार है। और जब सुप्रीम कोर्ट का आविष्कार बोलते हैं तो कैसे आविष्कार है, तो इसके लिए आ जाती है दोस्तों 3 जजेस केस का उल्लेख हो जाता है। अब शॉर्ट में, ज्यादा तो इसको डिटेल करने का टाइम नहीं है, पर शॉर्ट में हम आपको 3 जजेस केस बता देते हैं। पहला केस हो गया फर्स्ट जजेस केस, या कि एसपी गुप्ता केस भी इसको बोलते हैं, एसपी गुप्ता केस भी
बोलते हैं। इसमें दोस्तों ये बात की गई, इसमें जो डिसीजन आया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश का जो सलाह होगी, सलाह पे की जाएगा ना, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे, पर जो इनकी सलाह होगी मतलब इनका इनका कंसल्टेशन होगा, इनके कंसल्टेशन पे होगा, इनका कंसल्टेशन होगा, वही क्या होगा, वो इसमें बात किया गया कि वह क्या होगा, कंकरेंस नहीं होगा। कंकरेंस, कंकरेंस का मतलब क्या हो गया दोस्तों, सहमति। सहमत मतलब जो जो सीजीआई सलाह देंगे उसको मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। ये बात किसके में कही गई, फर्स्ट जजेस केस में। जब बाध्यकारी नहीं होगा दोस्तों, तो यहां पे हम बात करेंगे, मतलब अगर सीजीआई रिकमेंडेशन देते हैं बट उसको क्या है, राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, फर्स्ट जजेस केस, मतलब इसका कि यहां पे एग्जीक्यूटिव को मोर पावर मिल रही है, ज्यादा पावर हो रहा है। फिर यहीं पे बात आती है दूसरे जजेस केस की, सेकंड जजेस केस। सेकंड जजेस केस में इसी केस को क्या कर दिया गया, रिवर्ट कर दिया गया। अब कह दिया गया कि कंसल्टेशन बराबर क्या हो गया, कंकरेंस। कंकरेंस, कंकरेंस हो गया कंसल्टेशन, मतलब जो सलाह होगी, अगर हिंदी में हम बात करें, जो राष्ट्रपति की सलाह होगी वही क्या होगी, सहमति होगी, वही सहमति होगी। मतलब अब दोस्तों सलाह को मानना बाध्यकारी हो गया। अब क्या हो गया, बाध्यकारी हो गया। यहाँ पे बाध्यकारी हो गया, कंपल्सन हो गया है, बाध्यकारी हो गया है। बट यहाँ पे एक चीज, एक और क्लॉज जोड़ा गया कि जो सलाह होगी ये मात्र सीजीआई की सलाह नहीं होगी। ये जो सलाह की हम बात कर रहे हैं ये सलाह सीजीआई की नहीं होगी, सीजीआई नहीं होगी, बल्कि एक कमेटी होगी, एक कमेटी होगी। और यही कमेटी को हम क्या कहते हैं, यहीं पे आविष्कार होता है किसकी, कोलेजियम की। यहीं पे कोलेजियम का क्या होता है, आविष्कार होता है। यही जो कमेटी होगी इसी को हम नाम देते हैं कोलेजियम। अब इस कमेटी में कौन होगा दोस्तों, तो यहाँ पे सीजीआई होंगे प्लस वरिष्ठम दो और क्या होंगे, जजेस होंगे, सुप्रीम कोर्ट के दो और जजेस होंगे। इस तरीके से यहाँ पे कोलेजियम का एक तरह से आविष्कार होता है। अब हम देखते हैं थर्ड जजेस केस पे आ जाते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट आज की जो स्थिति है वो थर्ड जजेस केस से ही है। थर्ड जजेस केस को अगर देखते हैं, थर्ड जजेस केस मतलब सेकंड जजेस केस को ही बनाए रखा गया। जो सेकंड जजेस केस का था उसी को हम मानते हैं, मतलब जो राष्ट्रपति की जो कंसल्टेशन होगी वही कंकरेंस होगी। मतलब राष्ट्रपति की जो सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो इस कमेटी की सलाह होगी कोलिजियम की, वही क्या होगी, बाध्यकारी होगी। ये तो बात सेकंड में भी थी, बट यहां पे और क्या जोड़ा गया, जो सेकंड जजेस केस में था, जो कमेटी होगी उसमें क्या था, दो सीनियर मोस्ट प्लस सीजीआई था। अब यहां पे दो की जगह उसको चार कर दिया गया, मींस चार सीनियर मोस्ट जजेस और एक सीजीआई, मींस अब कोलिजियम में 5 सदस्यीय संस्था हो गई। अब तो वर्तमान में भी दोस्तों इसका इसका जो है कोलिजियम आज भी वर्तमान में भी हम देख रहे हैं 5 सदस्यीय ही है। तो आज की जो कोलिजियम है वही आविष्कार हो गया जिसकी हमने यहाँ पे बात किया। तो ये हो गया दोस्तों, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्जाम के लिए कि आज की जो कोलिजियम है, ये जो कोलिजियम आज हम देख रहे हैं जो काम कर रही है, वो इसका हम बेसिक देखते हैं कि ये कहाँ से इसका आविष्कार कैसे हुआ, इसको देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं कि अब जो सीजीआई होगी, सीजीआई की अगर हम नियुक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्त कर रहे हैं, तो इसमें हम सॉरी कि जो सीजीआई अभी जैसे वर्तमान में हम कहें कि अगर जो सीजीआई होंगे वो सीजीआई प्लस जो कोलिजियम के अदर मेंबर की सलाह पे, कोलिजियम के अदर मेंबर की सलाह पे क्या होगा, कोलिजियम की सलाह होगी जो राष्ट्रपति की होगी। ये राष्ट्रपति की सलाह किस पे आएगी, लॉ मिनिस्टर के पास आएगी, लॉ मिनिस्टर के पास आएगी, लॉ मिनिस्टर। और लॉ मिनिस्टर ही इसको क्या रखेंगे, किसको देंगे, पार्लियामेंट में देंगे। पार्लियामेंट में क्या, पीएम को देंगे, पीएम को देंगे, मींस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देंगे। और इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड इन एडवाइस से, एड इन एडवाइस कहाँ पे है, क्योंकि आर्टिकल 74 दोस्तों आपको ध्यान रखना, आर्टिकल 74 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट किस पे वर्क करेंगे, एड इन एडवाइस ऑफ किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड इन एडवाइस में काम करेंगे। तो यहाँ पे पीएम की एड एडवाइस से क्या होंगी, जजेस की नियुक्ति होंगी। ये हो गया कंप्लीट डिस्कशन आपका। और कुछ जो बातें रह गई हैं उसको भी देख लेते हैं हम। तो और बातें अगर देखते हैं तो और इसमें क्या रह गया है, तो और देखते हैं इसी तरीके की। अगर हाई कोर्ट की हम बात करते हैं, हाई कोर्ट की, यहां तो सुप्रीम कोर्ट को हमने डिस्कस कर लिया। अगर हाई कोर्ट के नियम से संबंधित बात करते हैं तो इसमें उच्च न्यायाधीश, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संतुति, मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पे जो कोलिजियम होगी, यहाँ पे जो कोलिजियम होगी, जैसे हमने
जैसे अभी हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा, सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति के लिए जो कोलिजियम हो रही है उसमें सीजीआई +4 वरिष्ठतम जज हो रहे हैं। बट अगर हम यहीं पे हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के लिए जो कोलिजियम, एक कोलिजियम तो हाई कोर्ट की खुद की होगी, जिसमें कौन होंगे, जो हाई कोर्ट होगी, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस +2, ये ध्यान रखना, हाई कोर्ट में जो होंगे 2 मेंबर, ये क्या करेंगे, पहले रिकमेंड करेंगे, इनकी रिकमेंडेशन किसके पास आएगी, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोलिजियम में आएगी। फिर इनकी रिकमेंडेशन, यहाँ की सीजीआई की रिकमेंडेशन के बाद दोस्तों आगे आगे इसके रिकमेंडेशन के बाद आगे यहाँ पे बात आती है, आगे यहाँ पे आएगा ये, इनकी रिकमेंडेशन के बाद राष्ट्रपति के पास आते हैं, फिर इनकी नियुक्ति होती है। तो ये हो गया कंप्लीट डिस्कशन हमने कर लिया, और आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ होता है तो इसमें भी हम देख लेते हैं। हाँ, संरचना देख लिया। ये 2012 का क्वेश्चन है जिसको आपको खुद अटेम्प्ट करना है और इसका आंसर हमको कमेंट के माध्यम में बताना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आज की अगली न्यूज की। तो दोस्तों अगली न्यूज है, हम जब देखते हैं आसियान कॉर्नर स्टोन्स ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जयशंकर, तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी का यहाँ पे स्टेटमेंट है कि आसियान हमारे लिए कॉर्नर स्टोन है हमारी पॉलिसी के लिए। तो इस न्यूज में हमको क्या पता करना है, क्या चीज जरूरी है, आसियान के बारे में कॉर्नर स्टोन बोला गया, तो इसमें आसियान कब गठित हुआ, कितने मेंबर हैं, और इसका इंडिया का स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रेड के रिलेटेड से इंपॉर्टेंस क्या है, इन चीज़ों को हमको देखना होगा। हमारे ऐसे जो हम एग्जाम की प्रिपरेशन करने हैं उसके अकॉर्डिंग इन्हीं चीज़ों को देखना होगा। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं, हम किसकी बात कर लेते हैं, यही आसियान की बात कर लेते हैं। तो आसियान का सबसे पहले हम क्या करते हैं देख लेते हैं। आसियान का जो गठन होता है, आसियान के गठन को देख लेते हैं। आसियान का गठन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी राज्यों का क्या है, एक अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, रीजनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। क्या है, रीजनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ये पहली चीज तो ये हो गया। और इसका गठन कब होता है, 8 अगस्त 1967 को, 8 अगस्त 1967 को इसका गठन होता है। और हम बात करते हैं, ये चीज हो गया। अब हम इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं, इसके सदस्यों को देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे सदस्य देख लेते हैं, तो ये कितने, 10 सदस्य है, 10 सदस्य है। तो पहले हम पहला सदस्य तो यही देख लेते हैं, कहाँ पे हो रहा है, बैंकॉक में हुआ ना। तो पहला हम देख लेते, पहला कौन हो गया, थाईलैंड हो गया, थाईलैंड पहला हो गया, थाईलैंड हो गया। और कौन सा होगा, वियतनाम होगा, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया हो गया। और कौन हो गया, ब्रुनेई हो गया, मलेशिया, ब्रुनेई हो गया, फिलीपींस, सिंगापुर हो गया। और कौन हो गया, फिलीपींस हो गया। और क्या हो गया, सिंगापुर हो गया, सिंगापुर हो गया। और कौन सा सदस्य दोस्तों, थाईलैंड तो हमने बात ही कर लिया। इंडोनेशिया के लिखा क्या, हाँ नहीं, इंडोनेशिया नहीं लिखा, तो इंडोनेशिया हो गया। और कौन सा, म्यांमार नहीं लिखा अभी, म्यांमार सदस्य हो गया इसका। और कौन हो गया, कंबोडिया हो गया, कंबोडिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से हम देखें कि इसकी ये 10 सदस्य होंगे, सदस्यों को आपको जानना जरूरी है। तो ये सदस्य होंगे, इसका 8 अगस्त 1967 को इसका गठन होता है, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं हमारे लिए इसका, हाँ, आसियान को हम बात करते हैं कि आसियान डिफरेंट कमेटी पे काम करता है, कमेटी पे काम करता है। जैसे हम एशियन इकोनॉमिक कमेटी हो गया, जैसे हो गया एशियन इकोनॉमिक के लिए इकोनॉमिक कमेटी हो गया, कमेटी हो गया, एशियन इकोनॉमिक कमेटी हो गया। और अगर हम बात करते हैं सोशियो कल्चर कमेटी, आसियान सोशियो कल्चरल कमेटी, जिसमें सोशियो कल्चरल से रिलेटेड जो न्यूज़ हो गया, इकोनॉमिक की न्यूज़ हो गया, टेक्निकल कमेटी, इस तरीके से इसमें डिफरेंट क्या बनी हुई कमेटीज बनी होंगी जो इसमें निर्णय करती हैं। तो एक चीज ये हो गया। अब हम देख लेते हैं इसके महत्व को, देख लेते हैं आसियान के इंपॉर्टेंस को भी देखना जरूरी हो गया ना। तो ये हो गया आसियान। अब इसका इंपॉर्टेंस हमको देखना होगा, इसका क्या देखना होगा, महत्व। तो जब हम महत्व की बात करेंगे तो सबसे पहले ये हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, मींस जो हमारे जो ईस्ट के क्षेत्र है उस पर हमारा विशेष फोकस है। तो एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए हमारे स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक, ये क्या है, पार्टनर के रूप में हम इसके काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा है, ये हमारा आसियान जो है इंपोर्टेड ट्रेड पार्टनर है। ये हमारा क्या होता है, इंपोर्टेंट ट्रेड पार्टनर है, जिसमें करीब अरबों रुपए का हमारा ट्रेड होता है, अरबों रुपए का हमारा इससे ट्रेड होता है। साथ में हम बायलेटरल ट्रेड पार्टनर भी हैं इसमें, अपने सारी कंट्री के साथ बायलेटरल
ट्रेड पार्टनर भी हमारा। और इसके अलावा हम देखते हैं कि ये हमारे जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक रीजन में एक तरह से हमारी पहुंच को डेवलप करता है। तो इस तरीके से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इंपॉर्टेंस तो दोस्तों हमने देखा, अब इसके साथ साथ हमको चैलेंजेस को भी देखना जरूरी है। तो अब हम चैलेंजेस भी देख लेते हैं। चैलेंजेस, अगर हम चैलेंजेस देखें आसियान में एज ए चैलेंजेस देखते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंजेस आ जाता है हमारा जो इंफ्रा का चैलेंज आ जाता है। इंफ्रा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज होने की वजह से हमारा क्या है, यहाँ तक का उनका कॉन्टैक्ट की प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पे जैसे हम ट्रांसपोर्ट के लिए कॉन्टैक्ट नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप न होने के कारण हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, वहाँ पे पहुँच उनके तक नहीं हो पा रही, एक तो और है। दूसरी चीज यहाँ पे जैसे चाइना और जापान, इस क्षेत्र में चाइना और जापान दो डेवलप एक बड़े नेशन है, इनके साथ हमारी क्या कंपटीशन है। और चाइना और जापान से कंपटीशन करने के लिए हमको रिस्ट्रिक्शन की जरूरत है। अगर हम फ्री ट्रेड करते हैं, जैसे हमारा आसियान के साथ एक इंपॉर्टेंट में और देख लिए, हम यहाँ आपटा है, आसियान आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो यहाँ पे हम एक तरह से बहुत सारे ट्रेड एंड टैरिफ बैरियर को हमने हटा के रखा है। बट दोस्तों जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमको यहाँ पे क्या चीज़ है कि यहाँ पे ये हम बात कर रहे हैं चाइना और जापान जैसे नेशन के साथ अगर हम ट्रेड टैरिफ में हम एकदम से रिलीज करते हैं, तो हमारे कंपटीशन में रह पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो एक चैलेंज ये हो गया। और दूसरी चीज़, कई बार हमें लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम है, लिंग्विस्टिक जैसे हम देखते हैं कि हमारी लैंग्वेज और कल्चरल प्रॉब्लम भी एक बात हो गई है। तो इस तरीके से हमारे चैलेंजेस हो गए हैं। तो ये हमारा होगा आसियान से रिलेटेड एक डिटेल डिस्कशन हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है कि मोइदम क्या हुआ है, मोइदम जो हुआ है, मोइदम को हमने क्या किया है, न्यू हमारी मोइदम जो है, मोइदम चौराई मोइदम, ये क्या हुआ है, मोइदम क्या है, ये हमारी 43वीं क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी हुई दोस्तों, अभी तक भारत में टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, तो 42 थी, ये 43वीं बनी है क्या दोस्तों, ये चौराई, क्या बात कर रहे हैं हम, चौराई दे मुआइदम, ये यही हमारी क्या है एक तरह से, ये क्या है, कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अगर हम बात करते जो 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसमें से 35 क्या है, 35 कौन सी है, कल्चरल है, सांस्कृतिक है, कल्चरल साइट है। 7 क्या है, 7 ऐसी है, 7 कौन सी है, नेचुरल साइट है। नेचुरल जैसे हम बात कर रहे हैं टोटल 35 में 7 नेचुरल साइट है और एक मिक्स्ड है, एक कौन सी है, एक मिक्स्ड साइट है। तो इस तरीके से हम देखते हैं टोटल 35 प्लस 7 प्लस 1 कितनी हो जाती है, टोटल 43 टोटल कितनी हो जाती हैं दोस्तों, यहीं पे हम देख लेते हैं, टोटल 43 साइट ये हो जाती हैं हमारी। तो ये तो बात हो गई। अभी 46वां सेशन था, उसमें इसको अनाउंस किया गया है। दोस्तों अगर हम इसमें डिटेल में बात कर लेते हैं मोइदन चोराइदम के बारे में, तो ये चोराईदेव क्या है, एक स्थान है, गुवाहाटी से 600 किलोमीटर दूर है। ये 13वीं से 15वीं सदी की बात है दोस्तों। यहाँ पे जो यहाँ का अहोम राजा थे, अहोम राजा का जो एक तरह से दफनाने की है बरियल मेथड है, वहाँ पे क्या होते थे, उनके जो राजा थे, जो पहले राजा से लेके चले आ रहे हैं, उनको वहाँ पे क्या किया जाता था, यहाँ पे उनको दफनाने का एक मेथड था कि यहाँ पे जहाँ पे उनकी जरूरत की चीजें, उनके साथ मतलब इसमें बात है, उनके जावरात और जो इंपॉर्टेंट चीजें जरूरी, उनके साथ दफना दिया जाता था। इसके बाद 18वीं शताब्दी में जो अहोम थे, 18वीं शताब्दी में ये क्या किए, हिंदू सिस्टम को अपना लिए। जैसे हिंदू बरियल सिस्टम को जो हिंदू सिस्टम में अपनाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जलाने की प्रथा है ना, तो अब जलाने लगे, तो जलाने के बाद जो अवशेष बचते थे, अब उनको दफनाने लगे। तो इस तरह से ये जो तब से है 13वीं सदी की ये साइट है, इसको अभी ने वर्ल्ड जो यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसमें, कल्चरल हेरिटेज साइट में नामांकित किया। ये जान लेना आपके लिए जरूरी हो जाता है। और ये चोराईदेव मोइदम जो है, अगर हम बात करते हैं तो चोराईदेव का मतलब क्या होता है, ये होम लैंग्वेज, असमिया लैंग्वेज है चोराईदेव। इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या हो जाता है, पहाड़ों की चोटी इसका अर्थ हो जाता है, पहाड़ों की चोटी इसका अर्थ हो जाता है। ठीक है, आपके लिए टास्क है, ये तो 43वीं साइट हमने बता दिया, आपको 42वीं साइट बताना है कि यूनेस्को की 42वीं साइट कौन सी है। इस तरीके से कंप्लीट होता, आगे का डिस्कशन हम देखते हैं। आगे का डिस्कशन, हाँ नेक्स्ट जो ये न्यूज है, ये पेरिस ओलंपिक के माध्यम ओलंपिक का है। तो अभी पेरिस ओलंपिक स्टार्ट हुआ है, जो 23 जुलाई से चल के कब तक होगा, 23 जुलाई से 11 अगस्त तक होगा। इसमें
हमारे बहुत सारे मतलब प्लेयर गए हुए हैं और आशा है कि इस बार डबल डिजिट में होंगे। एक तो अभी आपका न्यूज, आपका एनालिसिस करते तक एक तो अभी सिक्योर हो गया है तीरंदाजी में भानु कुमारी ने कि कुछ में मेडल मिलेगा क्योंकि वो फाइनल में पहुंच गई हैं। तो एक तो खुशखबरी ये हो गई। बाकी हम बात कर लेते हैं। तो इस जैसे इसकी बात करें हम तो इसके बेसिक चीजों की जरूरी, कई बार स्टेट पीसीएस में इसकी बेसिक चीजें आ जाती हैं ओलंपिक से संबंधित। तो हम ओलंपिक से संबंधित कुछ बेसिक चीजों की देख लेते हैं। तो जो दोस्तों ओलंपिक है, इसकी पहली चीज शुरुआत कब होती है, पहली चीज तो ये बात कर ले। तो इसकी शुरुआत 776 बीसी में होती है। और इसकी शुरुआत कहाँ पे होते हैं, ईसापुर में ओलंपिया में हुई, ओलंपिया में हुई, ओलंपिया में हुई। और ये बात करें हम, ओलंपिया में इसकी शुरुआत होती है। और अभी हम कौन सा बात कर रहे हैं, ये 33वां है, ये 33वां है। इसके पहले कहाँ हुआ था, 32वां कहाँ हुआ था, तो टोक्यो में हुआ था, टोक्यो में हुआ था। अभी कौन सा, ये 33वां है, कहाँ पे हो रहा है, पेरिस में हो रहा है, पेरिस में हो रहा है। ये तो बात ही हो गई। और कुछ बेसिक बातें और अगर हम बात करें तो इसकी कितने साल में होती है, तो जो ओलंपिक हर 4 वर्ष में हर 4 वर्ष में होता है। और हम बात करें जो मॉडर्न ओलंपिक है, ये आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई है, तो आधुनिक की शुरुआत होती है 1896, 1896 के एथेंस, एथेंस कहाँ पे है, ग्रीस में है। एथेंस ओलंपिक से चालू होती है। और जो आधुनिक ओलंपिक को पुनर्जीवित करने वाले कौन है, तो इनको पुनर्जीवित करने वाले असम के ही, सॉरी कहाँ के हैं, फ्रांस के ही हैं। कौन से हैं, परकुटिया, डी परकुटिया रहे हैं इन्होंने, पियरे डी कुबार्टिन, कुबार्टिन इन्होंने जीवित किया है। जो मॉडर्न ओलंपिक है 1896 से मॉडर्न ओलंपिक चालू हो जाती है। 1936 में ओलंपिक जो मसाल है, मसाल कब से जलाई जाने लगी, तो मसाल 1936 से जलाई जाने लगी। ये बात ध्यान रखना, 1936 से मसाल जलाई जाने लगी है। और महिलाओं को कब से शामिल कर लिया गया है, तो 1900 से महिलाओं को शामिल कर लिया गया है। एक बात ये है, 19 महिलाओं को शामिल कर लिया गया है। और 1960 से विकलांगों को भी शामिल किया गया। विकलांग जो हैं, विकलांग को कब से शामिल कर लिया गया, 1960 से। 1960 में कौन हुई थी, रोम ओलंपिक में शामिल कर लिया गया। और 1900 में जो महिलाओं को ओलंपिक हुई थी, तब भी कहाँ पे हुई थी, पेरिस ओलंपिक से ही, 1900 के पेरिस ओलंपिक से ही महिलाओं को शामिल किया गया। ये तो बात हो गई। और यहाँ पे कुछ हमारे खिलाड़ी मेंशन है जिसको आप देख लीजिएगा, आप जानते भी होंगे। तो ये हो गया ओलंपिक से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें और ये आज का न्यूज। अब हम देख लेते हैं, हाँ नेक्स्ट न्यूज हमारी है क्या है, डार्क ऑक्सीजन। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, डार्क ऑक्सीजन। दोस्तों जैसे आपको पता है कि ऑक्सीजन का निर्माण कैसे होता है, तो वो तो ऑक्सीजन के निर्माण का जो मेथड है फोटोसिंथेसिस है, आप सबको पता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है। प्रकाश संश्लेषण किसके माध्यम होता है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सन टेम्परेचर, सन की उपस्थिति में सूर्य की किरणों से क्या होता है, एक तरह से हमने बात किया है कि इसको, हमने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या होते हैं, ऑक्सीजन, जहां पे हम CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, पौधे निर्माण करते हैं। अब समुद्र में ऑक्सीजन कहां से आती है, तो समुद्र में ऑक्सीजन के स्रोत कौन है, जैसे हम फाइटोप्लैंक्टन्स की बात करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गया, फाइटोप्लैंक्टन हो गया, एल्गी हो गया, एल्गी हो गया, सॉरी एल्गी हो गया। और कुछ बैक्टीरियल बैक्टीरियल प्लांट है, बैक्टीरियल प्लांट है, ये क्या करते हैं, यही सोर्स है किसका, ऑक्सीजन का। बट यहाँ पे हम किसकी ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम डीप ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। डीप ऑक्सीजन का मतलब बहुत नीचे, गहरे गहरे समुद्र में ऑक्सीजन मिला है। अब बात आती है कि गहरे समुद्र में ऑक्सीजन कैसे मिल जाता है, क्योंकि गहरे समुद्र में तो ये तो फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी, बैक्टीरिया होंगे नहीं, और होंगे भी तो सूर्य का प्रकाश तो वहां पे होगा नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि सूर्य का प्रकाश कितने तक जाएगा, तो वहां होगा नहीं, तो फिर ऑक्सीजन कैसे हो रही। यहीं पे दोस्तों ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो डार्क ऑक्सीजन है, नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं है। मतलब ये जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि किससे हुआ है, क्या है, पॉलीमोटली पॉली पॉली पॉलीमेटेलिक 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 नोड्यूल नोड्यूल पॉलीमेटेलिक नोड्यूल के माध्यम से ये ऑक्सीजन कौन बना रहा है, पॉलीमोटेलिक नोड्यूल। अब पॉलीमेटेलिक नोड्यूल है क्या दोस्तों, तो अगर हम ये बात करते हैं, एक तरह से कोयले के ढेर के समान है। क्या क्या है, कोयले के ढेर के समान है, ढेर के समान है, जो कि किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है, जैसे हम आयरन की बात करते हैं, आयरन से, मैग्नीशियम से, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, लिथियम, लिथियम,
लिथियम जैसे रेयर अर्थ मेटल से बना हुआ, किससे, रेयर अर्थ मेटल से बना हुआ, जिसको बनने में करोड़ों वर्ष लग रहे हैं, करोड़ों वर्ष लगे हैं इनको बनने में, इससे हमारा डार्क ऑक्सीजन बना हुआ है। इस वजह से ये और क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, पॉलीमोटेलिक नोड्यूल्स, और यही है हमारा डार्क ऑक्सीजन। आप ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन है, इसको भी आप अटेम्प्ट करिएगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट न्यूज है अ न्यू पुश इन बे ऑफ बंगाल। दोस्तों जो ये न्यूज है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, अभी जुलाई के, अभी सॉरी कौन सा मंथ चल रहा है, जुलाई ही चल रही है। तो जुलाई के फर्स्ट वीक में क्या हुआ था, बिमस्टेक की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उसी से रिलेटेड न्यूज है कि अब बिमस्टेक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसके सबसे पहले तो कुछ बेसिक जो बातें हैं उनको जानना जरूरी हो गया ना, बिमस्टेक से संबंधित कुछ बेसिक बातें। तो अब हम देख लेते हैं बिमस्टेक का जो गठन होता है कब होता है, 1997 में। बी मिस्टेक क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल साइंस टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है बी मिस्टेक। तो ये बात हो गई। कब होता है, 1997 में इसका क्या होता है, गठन होता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंस इसकी इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, इसमें साउथ एशिया प्लस साउथ ईस्ट एशिया दोनों के सदस्य हैं। ये वैसे 7 सदस्य है, जिसमें से साउथ एशिया के 5 सदस्य हैं और साउथ ईस्ट एशिया के 2 सदस्य हैं। तो एक तरह से हम ये इंपॉर्टेंस इसका क्या हो जाता है कि यहाँ पे हम देखते हैं साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में क्या काम कर रहा है, एक ब्रिज का काम कर रहा है। इस वजह से इसका और इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है। और एक दूसरा इंपॉर्टेंस अगर हम देखें कि इसका इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ रहा है, इसका इंपॉर्टेंस बढ़ने की अगर बात करें, हम साउथ एशिया में एक और ऑर्गेनाइजेशन हम ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे थे, क्या था वो, सार्क दोस्तों, सार्क सार्क की बात कर रहे थे। बट दोस्तों अब हम सार्क को बाइकाट कर रहे हैं, और इवन बात कर रहे हैं कि अगर सार्क है भी तो सार्क माइनस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के कारण हम इस पे आगे इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, सार्क का हम बाइकआउट कर रहे हैं। और जब हमारे लिए सार्क का बाइकआउट हो जाता है, हम बाइकआउट, तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन बचता है, बिमस्टेक। और बिमस्टेक एक ऐसा ये इंटर गवर्नमेंटल एक तरह से हम देखते हैं बॉडी है कि जिसमें सारे जो मेंबर हैं सब कल्चरली अगर बात करें और एक दूसरे से कोऑपरेशन है और मित्रवत हैं, तो ये इसको और बढ़ाने की हमारी यहाँ पे बात आती है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है 2022 की कोलंबिया समिट, कोलंबिया में समिट होती है, कोलंबिया समिट में क्या बनाया गया, इसके लिए बिमस्टेक चार्टर बनाया गया। क्या बनाया गया, बिमस्टेक चार्टर बनाया गया। अगर हम न्यू पे बता देते हैं तो जो को कोलंबिया 2022 की जो समिट थी, इसमें क्या बनाया गया, बिमस्टेक चार्टर बनाया गया, बिमस्टेक चार्टर बनाया गया। अब इस चार्टर में क्या था, जो 7 सदस्य थे दोस्तों, इसके क्या थे, 7, क्या बात कर रहे हैं हम, 7 सदस्य थे। अब इन्हीं 7 सदस्यों को क्या दिया गया, सबको एक मतलब सातों को एक तरह सेक्टर में डिवाइड कर दिया और हर एक सेक्टर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। अगर हम यहीं पे बात करते हैं तो यहाँ पे बात करें अगर हम, तो बांग्लादेश की अगर हम बात करें, बांग्लादेश सबको अगर हम बात करें तो बांग्लादेश को किसको जिम्मेदारी दे दी गई है, तो बांग्लादेश का ट्रेड इन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ट्रेड इन इन्वेस्टमेंट को कौन लीड करेगा, बांग्लादेश लीड करेगा। और वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सुरक्षा, सिक्योरिटी के जो इशू होंगे और किसके होंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट के और एनर्जी किसके पास है, भारत के पास, इस पे है। नेक्स्ट अगर हम भूटान की बात करें तो ये किस पे बात करता है, इन्वायरमेंटल क्लाइमेट पे बात करता है, इन्वायरमेंट और क्लाइमेट से रिलेटेड कौन बात करेगा, भूटान बात करेगा। म्यांमार की अगर बात करें तो म्यांमार किस पे बात करेगा, एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी किसका है कौन हेड है इसका, म्यांमार है। और अगर हम बात करते हैं म्यांमार के अलावा कौन हो जाता है, नेपाल हो जाता है। नेपाल की क्या जिम्मेदारी है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट में कौन आ जाता है, नेपाल आ जाता है। अब दोस्तों कौन बसता है, श्रीलंका बसता है। श्रीलंका इसमें है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और नेक्स्ट लास्ट बस जाता है थाईलैंड। तो थाईलैंड किस पे वर्क करेगा, थाईलैंड को कनेक्टिविटी पे काम करेगा। तो ये हो गया कनेक्टिविटी। इस तरीके से हम देखेंगे कि जो हमने 2022 में बिमस्टेक चार्टर बनाया, उसमें 7 सेक्टर में पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बांट दिया और हर इसी एक को हमने क्या दे दिया, लीड दे दिया है। तो ये बात हो गई।
अब हम बात करते हैं अभी जो समिट हुई थी, अभी जो जो न्यूज में है, अभी हम न्यूज पढ़ रहे हैं, जो दिल्ली में मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर की समिट हुई है, इसके टू पार्ट थे। एक पार्ट थे जो हमारे एग्रीमेंट थे, जो जितने भी हमारे एग्रीमेंट थे, पहले पार्ट में हम उनका क्या किया, इवोल्यूशन किए, मूल्यांकन किए कि जो हम कर रहे हैं उस पे, और दूसरे में सब लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन क्या है, तो उस पे सबने अपने अपने एक्सपेक्टेशन और लीड रोल को व्यक्त किए। और इसी में जो भारत ने क्या किया है, भारत किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत ने मेडिकल टूरिज्म पूरे बिमस्टेक को एक तरह से मेडिकल टूरिज्म के लिए वीजा फ्री किया। मतलब कोई भी जैसे कैंसर जैसी इलाज कराने के लिए विदाउट वीजा इंडिया आ सकता है, तो मेडिकल टूरिज्म पे बात किया। और यहीं पे एक और भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो आगे ये सब हो क्यों रहा है दोस्तों, कि अभी इसकी सितंबर में 6th समिट होने वाली है, जिसमें पीएम भाग लेंगे। यहाँ पे जो चीजों को डिस्कस किया गया आगे वहां पे फाइनलाइज होगी। और एक हमने बात किया मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन बनाने के लिए। और भारत इस जो अभी फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई उसमें क्या एक बात किया, मैरीटाइम मैरीटाइम समुद्र मैरीटाइम क्या है, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन कोऑपरेशन बनाने की बात किया है। तो ये हो गया इस समिट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो चीजें थी उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या है। हाँ, ये हो गया, इससे रिलेटेड कुछ बातें हो गई, मिस्टेक के बारे में हमने बता ही दिया आपको। हाँ, नेक्स्ट ये चीज़ें हो गई, आप देख लीजिएगा सार्क और बिमस्टेक में यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। और जो कुछ डिटेल है उसको आप आगे देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ से क्या हो गया, आपके आज के जो न्यूज एनालिसिस यहीं पे कंप्लीट होती है। और जैसा कि हमने पहले भी कहा, आज से हम क्या करेंगे, कुछ स्टैटिक पार्ट को भी आज से कवर कराएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखेंगे और उस पर एक ब्रीफ नोट्स देते हैं। तो सबसे पहले आज हमारा स्टैटिक पार्ट में क्या है, टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया की बात करते हैं, टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं टाइगर रिजर्व देखते हैं। तो टाइगर रिजर्व की जो शुरुआत होती है कब से होती है, 1973 से होती है, ये पता होना चाहिए। 1973 से किसकी, टाइगर रिजर्व की शुरुआत होती है। टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं, 55 हैं। अब 55 है, यहाँ पे 54 लिखा हुआ है दोस्तों, आप इसको अभी वर्तमान में 55 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, ये बात हो गई। और है हर 4 वर्ष में टाइगर का क्या होता है, सेंसस होता है। कितने, हर 4 वर्ष में इसका सेंसस होता है। ठीक है, सेंसस कौन करता है, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कौन करता है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्लस इंडिया प्लस एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये मिलके सेंसस करते हैं। इससे रिलेटेड दो एक टर्म और आता है आपको, यम स्ट्रिप आता है, यम स्ट्रिप्स आता है। तो ये क्या है, ये है स्ट्रेटजी है टाइगर रिजर्व के लिए। एमस्ट्रिप क्या है, यहाँ पे टाइगर को क्या किया जा रहा है, जियो टैगिंग की जा रही है, जियो टैगिंग या कि जियो लोकेशन किया जा रहा है, जियो लोकेशन किया जा रहा है, जिससे टाइगर की निगरानी की जा सके। इस टेक्नोलॉजी, एमस्ट्रिप टेक्नोलॉजी का यूज करके हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, और पिट्सबर्ग कोलैबोरेशन भी इससे संबंधित है, किससे, पिट्सबर्ग कोलैबोरेशन भी इससे संबंधित है। इसमें क्या है, पिट्सबर्ग कोलैबोरेशन में जितने भी टाइगर नेशंस है, जहाँ पे टाइगर होते हैं, यहाँ पे सारे लोग वो किए थे। और नेक्स्ट हम क्या बनाया था, यहाँ पे बनाया था, यहीं पे हमने पढ़ा है, आप देखते होंगे, टी इंटू टू किसका, पिट्सबर्ग का ही है, परिणाम है T/2। और T/2 में क्या है, टाइगर की संख्या को, हमको टाइगर के नंबर को क्या करना है, डबल करना है। टाइगर के संख्या को यहाँ पे है कि जो भी अभी टाइगर है उसको डबल करना है, इसका हमने यहाँ पे निर्णय लिया था। ये हो गई कुछ बात टाइगर रिजर्व से संबंधित। अब हम बात कर लेते हैं, आज कुछ राज्यों के हम उसको देखेंगे, टाइगर रिजर्व को देखेंगे। ठीक है, हाँ, एक बात दोस्तों और आपको पता होना चाहिए कि भारत में कितने हैं, 55 टाइगर रिजर्व हैं। अगर हम बात करें 55वां कौन है, तो धौलपुर करौली, कौन है, धौलपुर करौली, ये क्या है, 55वां टाइगर रिजर्व है। आपके लिए टास्क क्या है कि आपको 54th टाइगर रिजर्व को आपका नाम कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे। नेक्स्ट बात हो गई ये। अब ये बात हो गई। अगर हम और बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा, अगर एक बात कर लेते, चलिए हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की, बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है, एक है, कौन सा है,
कौन सा टाइगर रिजर्व है आपको बताना है, नागार्जुन श्रीशैलम, नागार्जुन, नागार्जुन श्रीशैलम, नागार्जुन, अगर हम बात करें नागार्जुन श्रीशैलम, नागार्जुन श्रीशैलम, ये कहाँ पे है, तो यह श्रीशैलम, श्रीशैलम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। और दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है, यही है, नागार्जुन श्रीशैलम है। अब यहीं पे आपको दूसरा भी जान लीजिए, दूसरा कौन है, मानस है, मानस असम का ये दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये बात हो गई। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम अरुणाचल प्रदेश में, देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, अरुणाचल में कितने टाइगर रिजर्व, यहाँ पे 3 है। कौन सा, एक हो गया पक्के, दूसरा हो गया नामदफा, दूसरा कौन सा हो गया नामदफा, तीसरा कौन सा होगा कमलांग, कमलांग। इस तरीके से कितने हो गए, 3 हो गए। नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं असम की, असम की अगर हम बात करें तो असम में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो असम में अगर हम देखते हैं तो पहले आ जाता है ओरांग है, ओरांग है, और कौन सा है, नमेरी है, ओरांग नमेरी आपको याद करना है, मानस जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा है, और काजीरंगा, काजीरंगा। ये क्या हो गए, ये हो गए असम के। नेक्स्ट आ जाते हैं बिहार, बिहार और झारखंड के देख लेते हैं। बिहार और झारखंड दोनों में एक एक ही है। बिहार में कौन है, वाल्मीकि है, वाल्मीकि है, वाल्मीकि है। और झारखंड की बात करें, झारखंड की बात कर लेते हैं तो झारखंड में पलामू है, पलामू। एक एक दोनों में एक एक ही है। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों कितने हैं, 3 है। एक है उदंती, उदंती है, अचानक मार है, उदंती, अचानक मार, अचानक मार, और कौन सा है, इंद्रावती, इंद्रावती, इंद्रावती है। अब आ जाते हैं कर्नाटक की बात कर लेते हैं कर्नाटक में कौन है, नागरहोल, एक तो बात कर लेते हैं नागरहोल, नागरहोल, और दूसरा दांडेली, दांडेली। इस तरीके से दोस्तों हम देख लेते हैं। आज हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 राज्यों के टाइगर रिजर्व देखे। इसी तरीके से हम डेली कुछ देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। और रही बात अंतिम, आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, और आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें जरूर इंतजार रहता है, हर दिन इंतजार रहता है। तो प्लीज आप अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए, जिससे इस सेशन को और इंपॉर्टेंट बना सकें आपके लिए, और एग्जाम ओरिएंटेड बना रहे हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।